रुको, एक सेकंड के लिए रुको और अपने आसपास देखो। वो लोग जो तुमसे कहते हैं तुम बहुत अच्छे हो, वो लोग जो तुम्हारे हर डिसीजन पे हाथ हिलाते हैं, नहीं नहीं जो तुम कहो, वो लोग जिनके सामने तुम हमेशा छोटे फील करते हो। क्या तुमने कभी सोचा कि ये फीलिंग कहाँ से आ रही है? ये गिल्ट, ये डर कि अगर तुमने ना बोल दिया तो लोग तुमसे नफरत करेंगे। आज मैं तुम्हारे सामने एक ऐसी किताब खोलने वाला हूं जो शायद तुम्हारी पूरी जिंदगी की सोच बदल दे, या शायद तुम्हें डरा दे। इसलिए नहीं कि इसमें कोई भूत है, इसलिए कि इसमें तुम्हारी अपनी कहानी है। ये किताब है द करेज टू बी डिसलाइक्ड। जापानीज फिलोसोफर इचिरो किशिमी और राइटर फुमिताके कोगा की लिखी हुई एक ऐसी किताब जो जापान में पब्लिश होती है 2013 में और पूरी दुनिया में 3.5 मिलियन से ज़्यादा कॉपीज बिकती हैं। क्यों? क्योंकि ये किताब एक ऐसा सच बोलती है जो सुनने में दर्द करता है, लेकिन जो सुनना ज़रूरी है। ये किताब एक ऑस्ट्रियन साइकोलॉजिस्ट की फिलॉसफी पे बेस्ड है, एल्फ्रेड एडलर, फ्रॉइड का कंटेम्प्ररी, आइंस्टाइन का ज़माना, लेकिन दुनिया ने उसे भुला दिया क्योंकि एडलर ने वो कहा जो लोग सुनना नहीं चाहते थे। और आज कई साल बाद वो सच तुम्हारे सामने आने वाला है। तो अगर तुम्हारे दिल में कभी ये सवाल आया हो, मुझे सब पसंद करें इसलिए मैं खुद से ही नफरत करने लगा हूं, तो रुको, क्योंकि आज की रात सब कुछ बदलने वाला है। चैप्टर 1, वो दुनिया तुम्हारे बारे में सोचती है और तुमने खुद को कैद कर लिया। एक लड़का था, नाम रोहन। हर सुबह ऑफिस जाता, हर मीटिंग में हाथ उठाता, सर आप सही कह रहे हैं। बॉस गलत होता तो भी रोहन चुप रहता। सीनियर कुछ बुरा करता तो भी रोहन मुस्कुराता। घर आता थका हुआ, खाली, अंदर से टूट सा। रात को सोचा करता, क्या मैं खुश हूं? जवाब नहीं आता। रुको और सोचो, क्या ये रोहन सिर्फ एक फिक्शनल कैरेक्टर है या ये रोहन तुम हो? द करेज टू बी डिसलाइक्ड का पहला सच यहां से शुरू होता है। हम अपनी जिंदगी नहीं जीते, हम दूसरों की एक्सपेक्टेशंस की जेल में जीते हैं। एडलर कहते हैं, एक इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन उसकी अपनी अप्रूवल सीकिंग की आदत है। हमने एक अजीब गेम खेल रखी है अपने साथ। अगर सब खुश हैं तो मैं ठीक हूं, अगर कोई नाराज है तो मैं गलत हूं। लेकिन ये इक्वेशन कभी कंप्लीट नहीं होती, क्योंकि दुनिया में 8 बिलियन लोग हैं और उन्हें खुश करना इम्पॉसिबल है। तो फिर क्या होता है? हम खुद को मिटा देते हैं धीरे धीरे। अपनी पसंद, अपनी राय, अपना अस्तित्व, सब कुछ दूसरों के कंफर्ट के लिए। सावधान रहिए, जब तुम बार बार किसी और की खुशी के लिए अपनी खुशी सैक्रिफाइस करते हो, तुम एक ऐसी दुनिया बनाते हो जहां तुम खुद के लिए स्ट्रेंजर बन जाते हो। लाइफ लेसन नंबर 1, दूसरों की अप्रूवल तुम्हारा गोल नहीं हो सकती, क्योंकि जो लोग तुम्हें अप्रूव करते हैं वो तुम्हारी ओरिजिनल सेल्फ को जानते ही नहीं, वो एक मास्क को अप्रूव करते हैं। चैप्टर 2, ट्रॉमा का झूठ जो तुम्हें केज में रखता है। सीधा एक सवाल, क्या तुम्हारे साथ कुछ बुरा हुआ है, चाइल्डहुड में या बाद में? क्या तुमने कभी ये सोच के खुद को रोक लिया, मैं ऐसा इसलिए हूं क्योंकि मेरे साथ ऐसा हुआ था? फ्रॉइड कहते हैं, तुम्हारा पास्ट तुम्हारा फ्यूचर डिसाइड करता है। दुनिया ने ये मान लिया, एडलर ने मना कर दिया। और यहीं से ये किताब डेंजरस हो जाती है। एडलर का सच, ट्रॉमा रियल होता है, लेकिन तुम्हारा पास्ट तुम्हारा जेलर नहीं है, जब तक तुम उसे जेलर बनाते रहो। एक एग्जाम्पल सोचो, प्रिया एक ब्रिलियंट ग्राफिक डिजाइनर है। उसने कभी क्लाइंट के सामने अपना काम प्रेजेंट नहीं किया। पूछा तो बोली, बचपन में क्लास में एक बार प्रेजेंटेशन दी थी, सब हंसे थे, तब से मुझे डर लगता है। ये डर रियल है। लेकिन एडलर पूछते हैं एक और सवाल, क्या तुम्हारा डर तुम्हें प्रोटेक्ट कर रहा है या तुम्हें एक्सक्यूज दे रहा है? रुको और सोचो। एडलर की थ्योरी कहती है, हम अपने पास्ट के विक्टिम्स नहीं हैं, हम अपने पास्ट को एक टूल की तरह यूज करते हैं। प्रेजेंट में जो रिस्क नहीं लेना, उसका जस्टिफिकेशन पास्ट से ढूंढ लेते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि दर्द रियल नहीं था, इसका मतलब ये है कि दर्द से ज्यादा पावरफुल तुम हो अगर तुम चूज करो तो। सावधान रहिए, जब कोई बार बार अपना पास्ट सुनाता है अपनी हर फेलियर के बाद, तो वो एक्चुअली अपना फ्यूचर प्रोटेक्ट कर रहा होता है फेलियर से, बाय नेवर ट्राइंग। लाइफ लेसन नंबर 2, ट्रॉमा एक स्कार है, रियल और पेनफुल, लेकिन स्कार का मतलब ये नहीं कि तुम जिंदगी भर नहीं चल सकते। स्कार प्रूफ है कि तुम सरवाइव किए, अब आगे चलने का चॉइस तुम्हारा है। चैप्टर 3,
एल्फ्रेड एडलर, वो आदमी जिसे दुनिया ने इग्नोर किया गलती से। 1870, वियना, ऑस्ट्रिया। एक छोटा सा बच्चा, बीमार, कमजोर, स्कूल में एवरेज। इसका नाम एल्फ्रेड एडलर। इसका बड़ा भाई ब्रिलियंट था, टैलेंटेड था, सब उससे प्यार करते थे। एडलर हमेशा शैडो में था, और शायद इसलिए वो ये समझना चाहता था कि इन्फीरियॉरिटी का क्या होता है इंसान के अंदर। वो फ्रॉइड से मिला, उनके सर्कल में आया, लेकिन जल्द ही डिसएग्रीमेंट शुरू हुआ। फ्रॉइड कहते थे इंसान का बिहेवियर सेक्स और सर्वाइवल ड्राइव से कंट्रोल होता है। एडलर ने कहा नहीं, इंसान का बिहेवियर उसकी सोशल बिलोंगिंग की नीड से कंट्रोल होता है। फ्रॉइड ने उसे सर्कल से निकाला, दुनिया ने एडलर को भुला दिया। लेकिन एडलर रुका नहीं। उसने इंडिविजुअल साइकोलॉजी डेवलप की, जिसका कोर आइडिया था इंसान का कैरेक्टर उसके जीन्स या पास्ट से नहीं, उसके चॉइसेस से बनता है। और एक डेंजरस आइडिया, सब कुछ चेंज हो सकता है अगर तुम चेंज होने का करेज रख सको तो। ये सुनने में सिंपल लगता है, लेकिन ये सुनना और मानना में बहुत फर्क है। क्योंकि मानना मतलब है अपनी सारी एक्सक्यूजेस को छोड़ना, और ये बहुत डरावनी बात है। रुको और सोचो, अगर तुम्हारा पास्ट तुम नहीं हो, अगर तुम्हारा ट्रॉमा तुम्हारा डेस्टिनी नहीं है, तो फिर जो तुम अभी हो वो तुम्हारा चॉइस है। क्या ये सोचना डरावना नहीं लगता? लाइफ लेसन नंबर 3, जो लोग कहते हैं मैं चेंज नहीं हो सकता, वो झूठ नहीं बोल रहे, वो सच में ऐसा बिलीव करते हैं। लेकिन एडलर कहते हैं ये बिलीफ इटसेल्फ एक चॉइस है, और चॉइस बदली जा सकती है। चैप्टर 4, दुनिया का सबसे बड़ा झूठ, मैं खुश नहीं हो सकता। एक डायलॉग है इस किताब में। एक यंग मैन एक फिलोसोफर के पास आता है और कहता है मैं खुश नहीं हो सकता, इसलिए नहीं कि मैं गलत हूं, इसलिए कि दुनिया गलत है। फिलोसोफर मुस्कुराता है और कहता है एक ऐसी बात जो यंग मैन को अंदर तक हिला देती है। तुम खुश नहीं हो क्योंकि तुमने खुश नहीं होने का डिसीजन किया है। यंग मैन गुस्सा हो जाता है, ये कैसी बेवकूफ़ी की बात है। लेकिन फिलोसोफर एक्सप्लेन करता है, एडलर का एक रेवोल्यूशनरी कॉन्सेप्ट, इमोशंस टूल्स हैं, गोल्स नहीं। जब तुम कहते हो मैं गुस्से में हूं इसलिए चिल्ला रहा हूं, एडलर कहता है तुम चिल्लाना चाहते थे इसलिए तुमने गुस्से का यूज किया। ये एक माइंड बेंडिंग आइडिया है। एक रियल एग्जाम्पल सोचो। अमित का प्रमोशन रुक जाता है ऑफिस में। वो घर आता है, रात भर डिप्रेस्ड रहता है, सोचता है सबने मुझे इग्नोर किया, मैं फेल हूं। लेकिन एडलर का लेंस ये कहता है कि डिप्रेशन में रहने से अमित कंफर्टेबल है, क्योंकि अगर वो उठ के फाइट करे और फिर भी फेल हो जाए तो वो ट्रूली डिवास्टेटेड होगा। डिप्रेशन एक सेफ्टी नेट है, एक जगह जहां फेलियर का ब्लेम खुद पर नहीं आता। सावधान रहिए, ये सुनना बहुत क्रूअल लगता है, लेकिन ये क्रूअल नहीं है, ये फ्रीइंग है। क्योंकि अगर तुम अपनी फीलिंग्स चूज करते हो तो तुम बेटर फीलिंग्स भी चूज कर सकते हो। लाइफ लेसन नंबर 4, हैप्पीनेस एक डेस्टिनेशन नहीं है जो तुम्हें मिलेगी किसी दिन। हैप्पीनेस एक चॉइस है, एक प्रैक्टिस है जो तुम्हें आज इस मोमेंट में करनी है। वेटिंग मत करो। चैप्टर 5, इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स, वो दीवार जो तुमने खुद बनाई है। एक सिंपल सवाल, क्या तुमने कभी किसी को देख के सोचा है काश मैं भी ऐसा होता? या किसी की सक्सेस देख के अंदर एक दर्द सा हुआ हो? ये इंफीरियोरिटी है, और एडलर कहता है ये कंप्लीटली नॉर्मल है। सब में इंफीरियोरिटी होती है, क्योंकि हम सब किसी न किसी चीज में इनकम्प्लीट फील करते हैं। ये प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब हम इंफीरियोरिटी को आइडेंटिटी बना लेते हैं। दो टाइप्स के लोग होते हैं एडलर के हिसाब से। पहले, जो इंफीरियोरिटी को फ्यूल की तरह यूज करते हैं, वो मुझसे बेहतर है तो मैं और मेहनत करूंगा। दूसरे, जो इंफीरियोरिटी को एक्सक्यूज की तरह यूज करते हैं, वो मुझसे बेहतर है इसलिए मैं कोशिश भी नहीं करूंगा। एक और टाइप भी है जो बहुत डेंजरस है, सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स वाला इंसान, जो अंदर से ब्रोकन है लेकिन बाहर से प्रिटेंड करता है कि सब ठीक है। ऑफिस में वो कलीग जो बार बार अपनी अचीवमेंट्स गिनाते हैं, जो दूसरों को नीचा दिखा के अपने आप को बड़ा फील करते हैं, वो एक्चुअली सबसे ज्यादा इनसिक्योर होते हैं। एडलर कहता है जब कोई तुम्हें कंसिस्टेंटली नीचा दिखाए, वो तुम्हें नहीं दिखा रहा, वो अपनी खुद की नीचता छुपा रहा है। सावधान रहिए, जो लोग तुम्हारी हर अचीवमेंट पे नेगेटिविटी स्प्रेड करते हैं, वो तुम्हारे दुश्मन नहीं है, वो अपने अंदर के डर से लड़ रहे हैं। लाइफ लेसन नंबर 5, इंफीरियोरिटी फील करना वीकनेस नहीं है, ये ह्यूमन होना है। वीकनेस तब होती है जब तुम इंफीरियोरिटी को अपनी स्टोरी का एंड बना दो, उसे बिगिनिंग बनाओ। चैप्टर 6, टास्क्स की आजादी, ये मेरा काम है, तेरा नहीं। और अब वो कॉन्सेप्ट आता है जो शायद इस किताब का सबसे पावरफुल आइडिया है, सेपरेशन ऑफ टास्क्स।
एक सीन इमेजिन करो। नेहा अपनी माँ के लिए डेली खाना बनाती है। सब कुछ परफेक्ट होता है, लेकिन माँ हमेशा कुछ ना कुछ कंप्लेन करती है। नमक कम है, दाल थोड़ी और पकती, सब्जी ऐसी नहीं वैसी नहीं। नेहा दिल से कोशिश करती है और दिल से टूटती है। रात को रोती है, सोचा करती है मैं सही नहीं हूं। एडलर यहां एक सर्जिकल क्वेश्चन करता है। नेहा का टास्क क्या था? खाना बनाना, वो उसने किया। माँ का टास्क क्या था? खाने को एक्सेप्ट करना या रिजेक्ट करना, ये माँ का टास्क था। नेहा का काम था